हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के वो आर्टिकल्स जो आपके इनकम, एक्सपेंडिचर एंड आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, नॉट पॉलिटिक्स और क्राइम। ऐसे वीडियोज़ अगर आपको पसंद है, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है। शुरुआत करूँगा मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से एंड सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे पूरी दुनिया में भी यही चर्चा में है। हर एक मेजर इकोनॉमी में अगर आप देखोगे तो आज फ्रंट पेज टाइटल यही रहने वाला है, उनके अपने खुद की करेंसी के बारे में। हम लोग रुपया डिस्कस कर रहे हैं मे बी, लेकिन बाकी जो करेंसी कंट्रीज़ हैं वो अपनी करेंसीज डिस्कस कर रहे होंगे। रुपी स्लाइड्स पास्ट 85 वर्सेस डॉलर। रुपी ने ब्रीच किया है साइकोलॉजिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, और वो है 85 पर डॉलर मार्क। एंड गवर्नमेंट के जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी काफ़ी ऊपर गए हैं थर्सडे को। एंड ये कब हुआ? ये हुआ एक्चुअली यूएस के जो फेडरल रिजर्व है, फेडरल रिजर्व इज़ बेसिकली जैसे इंडिया में आरबीआई है, यूएस में फेडरल रिजर्व है। उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हमारे यहाँ होती है, वहाँ पे भी एफओएमसी मीटिंग हुई एंड वहाँ पे उन्होंने बहुत ही कॉशियस स्टेटमेंट्स दिए सबसे पहले तो। एंड कॉशियस वैसे मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब ये पूरा साल अच्छा खासा रेट कट होने वाला है, ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट के मे बी 4 हो जाएं, तो इस तरीके से रेट कट्स कंसिस्टेंटली अब चलते रहेंगे। लेकिन जो ब्याज दर है उसको लेकर के जितनी भी ऑप्टिमिज्म थी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इस टाइम पे उन्होंने सिग्नल किया कि वो बहुत कॉशियस रहने वाले हैं फ्यूचर इंटरेस्ट रेट कट्स के लिए। क्यों? सबसे पहले इन्फ्लेशन का जो डेटा है, 2% का जो टारगेट है फेडरल रिजर्व का, वो 4 साल से वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। वो कह रहे हैं कि हम लोग इन्फ्लेशन को 2% तक लेकर जाएं पेशेंटली, एंड यहाँ पर इसीलिए हमें रेट कट्स को अब बहुत ही सोच समझ के करना होगा। सो ये हम अब नहीं बोल सकते कि आगे हम रेट कट्स करेंगे। तो कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि हॉकिश और डॉविश दो टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं जो फेडरल रिजर्व देता है। तो हॉकिश स्टेटमेंट यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं। इंडियन इक्विटीज़ अगर आप देखोगे पूरी दुनिया भर में स्टॉक मार्केट नीचे गए और उनकी करेंसीज भी वीक हुई डॉलर के अगेंस्ट। काफ़ी सारी एशियन करेंसीज हैं, उन्होंने तो रुपए से भी ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्म किया है। इंडियन इक्विटीज़ मतलब शेयर बाज़ार अगर आप देखोगे, लगातार चौथा सेशन था जब ये डिक्लाइन हुई है, जब इन्होंने सिर्फ 1 या 2 रेट कट के बारे में कहा कि हो सकता है हम लोग सिर्फ 1 या 2 ही रेट कट्स करें। तो रेट कट्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरी दुनिया भर में इस टाइम पे, ना कि सिर्फ यूएस में। इंडिया में भी देखो तो हम लोग वेट कर रहे हैं एंड एवरीबडी वाज एस्टिमेटिंग। अगर आप देखोगे, मैंने कुछ दिन पहले आर्टिकल एक डिस्कस किया था जहाँ पे 90% इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि फरवरी में देयर हैज़ टू बी अ रेट कट इन इंडिया। और अब तो नए गवर्नर भी आ गए, तो अब तो होना ही चाहिए। बट अगर ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी तो मतलब चांसेस डिफ़िकल्ट हैं थोड़े। तो इन्होंने लोअर किया पॉलिसी रेट को 25 बेसिस पॉइंट से, और जो फेड का फंड रेट है टू अ रेंज ऑफ 4.25 टू 4.5% पे आ चुका है। सेंसेक्स हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है शेयर बाजार में, 940 पॉइंट नीचे था या 1.2% नीचे, और ये क्लोज हुआ है 80,000 से भी नीचे, अब 79,242। निफ्टी अगर आप देखोगे करीब 250 पॉइंट नीचे था और ये क्लोज हुआ है 23,952 रुपये पर। तो ओवर पास्ट अगर आप देखें 4 सेशन में, तो सेंसेक्स 3.5% गिर चुका है और निफ्टी भी ऑलमोस्ट 3.5% नीचे आ चुका है। एंड इन्वेस्टर्स की वेल्थ 9.65 ट्रिलियन रुपीस कम हुई है इस ड्रॉप में। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थोड़ी डिटेल में करेंसीज की। अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये सारी करेंसीज हैं डॉलर के अगेंस्ट, मिडलिंग ईयर फॉर रुपी, लेकिन मेजर एशियन करेंसीज को देखते हैं तो ये दिसंबर 19, 2024 आप ये हमारे कल की डेट है, और यहाँ पे 1 ईयर 3 मंथ 1 मंथ और 1 डे चेंज है टोटल। तो नेगेटिव में जो चेंज है इसका मतलब ये है कि करेंसीज कमज़ोर हुई हैं डॉलर के अगेंस्ट, एंड जो पॉजिटिव चेंज है इसका मतलब ये है कि करेंसीज अप्रिशिएट हुई है, मजबूत हुई हैं। और तो यहाँ पे आप ये देखिए कि रुपया अगर आप देखें तो साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, चाइना, इन सब की करेंसी को एक्चुअली आउट परफॉर्म कर रहा है। साउथ कोरिया का वॉन 3 महीने में 8% गिर चुका है डॉलर के अगेंस्ट, जापानीज या 9%, इंडोनेशियन रुपया जो है 6.5% से भी ज़्यादा, एंड चाइना में जो रेनमिनबी है ये 3.2%। तो इंडियन रुपी एक्चुअली आउट परफॉर्म कर रहा है लास्ट 3 मंथ का। अगर आप डेटा देखोगे, अगर आप देखोगे
1 ईयर का डेटा तो इंडियन रुपी डिक्लाइन हुआ है करीब करीब 2.2%। अगेंस्ट आप देखिए बाकी करेंसीज को, हांगकांग डॉलर यहाँ पे मजबूत हुआ है 0.4%, एंड मलेशियन रिंगिट जो है ये मैं कहूँगा थोड़ा स्ट्रांग हुआ है डॉलर के अगेंस्ट। इसके अलावा एशियन करेंसीज में जो वीक जितनी भी करेंसीज हुई हैं उसमें रुपी एक्चुअली काफ़ी बेटर कर रहा है दूसरी करेंसीज से। सो वी हैव टू सी कि यहाँ पे आगे क्या देखने को हमें मिलता है इन टर्म्स ऑफ रेट कट्स जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है उसमें। India to make a big export pitch in January. Mega meet to stress 6 categories bound for 20 nations. कॉमर्स डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है एक मेगा मीट पे इन जनवरी एंड डिवाइस कर रहे हैं हम लोग एक कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी जहाँ पे पुश करेंगे 6 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के 6 की प्रोडक्ट कैटेगरीज है हमारी। सबसे पहले इसमें आ जाता है एक तो इंजीनियरिंग गुड्स जिसके एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे थे। अगर आप देखो एक्सपोर्ट्स का डेटा ज़रूर चेक किया करो आप अगर आप इन्वेस्टर हो, एंड बहुत काम की चीज़ है वो। आप देखो कि इस बार हमारे बेस्ट एक्सपोर्ट्स क्या थे। इंजीनियरिंग गुड्स एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोर्ट्स रहे हैं हमारे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेस्ट एक्सपोर्ट्स रहे हैं, और 20 फोकस कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चाइना, रशिया, यूके, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, तो ये और इंडोनेशिया, यहाँ पे हमारे स्पेसिफिक हमने 6 की सेक्टर्स निकाले और उसके बाद 20 फोकस कंट्रीज निकाली जहाँ पे हमें फोकस करना है और अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो आप देख सकते हो पिछले जब से PLI स्कीम वगैरह आई है काफ़ी हमने बूस्ट करने की कोशिश की है। हम US को काफ़ी अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर हमें और इंक्रीमेंट करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, देन यस वी हैव टू फोकस कि क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम लोग एक्चुअली compete कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ के अगेंस्ट, प्रॉबली एशियन कंट्रीज़ के अगेंस्ट। डिस्कस करते हैं एक एडिटोरियल आर्टिकल, चार्ज ऑफ द EV ब्रिगेड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्पैक्ट लॉन्चेस। इंडियन मार्केट अगर आप देखेंगे EPVs की यहाँ बात कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स की, मिनिस्क्यूल है, बहुत ही छोटा है, माइन्यूट है, एंड सिर्फ 2% ऑफ पैसेंजर व्हीकल मार्केट जो है ये इलेक्ट्रिक मार्केट है 2023-24 का अगर आप डेटा देखते हो। एंड एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये इट विल गो अप जस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स, सिर्फ 1% ऊपर जाएगा ये FY 2025 में EV का जो भी शेयर है हमारा। तो यहाँ पे जो टू व्हीलर काफ़ी बढ़िया कर रहा है। टू व्हीलर अकाउंट करता है मोर देन हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द मार्केट। येस, मोर देन हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सड़क पे चल रहे हैं वो टू व्हीलर्स, और आगे और ज़्यादा ही होंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है। कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं लेकिन ये बिल्कुल भी डॉन्टेड नहीं है इन नंबर्स से, दे आर कम्प्लीटली अनडॉन्टेड। क्यों? क्योंकि कार कंपनीज कह रही है चलो ठीक है 1% ग्रोथ होगा ना, कोई बात नहीं, हम लॉन्च कर रहे हैं 15 कार्स 20 कार्स आगे जा करके। अगर आप देखो कि महिंद्रा ने अभी नई कार्स लॉन्च की और उन्होंने कहा है कि वो और मॉडल्स लॉन्च करेंगे। JSW एंड MG का जो कोलैबोरेशन है, आप देखो इन्होंने कुछ EVs लॉन्च किए एंड दे हैव सेड कि वो हर 6 महीने पे एक नई EV लॉन्च करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कार मेकर्स को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि अभी मार्केट कैसी है। एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ द EVs हैं ये एक्चुअली हाई एंड स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स हो सकती है, SUVs, महंगी कार्स। तो कार मेकर्स बेट कर रहे हैं फ्यूचर पे। देखिए कार मेकर्स कह रहे हैं प्रिंसिपली कि अभी ठीक है हो सकता है बहुत अच्छी डिमांड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ नहीं है, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम जो बेसिकली हम खर्च कर पाते हैं, खर्च कर सकते हैं। तो लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ता है, तो यहाँ पे बेटर मार्केट पेनिट्रेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑफ 15% बाय 2030। तो अभी 2% का मार्केट पेनिट्रेशन है। 2026 की 25-26 की एक्सपेक्टेशन है फाइनेंशियल ईयर की 3% होने की, और 2030 तक लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 15% तक पहुंच जाएगा अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हुआ एंड डिस्पोजेबल इनकम ग्रो हुआ। तो जो पहले 2 फैक्टर्स हैं उनका एक स्ट्रेटेजिक लॉजिक है, लेकिन रीसेंट ट्रेंड्स में अगर आप देखोगे तो EV इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप चार्जिंग स्टेशंस की बात करो, बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस की बात करो, तो ये हो सकता है कि इस तेज़ी से ना हो पाए जिस तेज़ी से कार मेकर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 9 ईयर्स हो चुके हैं जब कंट्री ने अपना EV प्रोग्राम फेम लॉन्च किया था, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स 2015 में। लेकिन इंडिया के पास करीब अगर आप देखोगे सिर्फ 12,000 ही पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है जो करीब 17 लाख EVs को सर्विस कर सकते हैं। तो S&P ग्लोबल मोबिलिटी रेकन करता है कि अनदर 9,000 पब्लिक और सेमी पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स अगर ऐड होंगे हमारे इस कैलेंडर ईयर
तब भी वो बहुत कम है जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है और रिक्वायरमेंट्स है उससे। जैसे चाइना के पास 32 लाख पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है जो 20 लाख 20 मिलियन ईवीज को सर्विस करता है। मतलब 32 लाख अगर आप पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बना रहे हो और आपके पास 2 करोड़ ईवीज है, तो वो सिचुएशन कहाँ है? चाइना में। और इंडिया में अभी नंबर्स बिल्कुल हज़ार में चल रहे हैं, 12,000 है, 9,000 अभी ऐड करेंगे। तो वी हैव टू कैच अप। बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे हमें पुश करना होगा तेज़ी से इस चीज़ को। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए। कोई इन्वेस्टमेंट्स करने को रेडी है या नहीं इसमें अभी, दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो टू बी श्योर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बाय इन्वेस्टिंग इन सच नेटवर्क्स देमसेल्व्स। खुद ही नेटवर्क्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे टाटा पावर, ये इंस्टॉलेशन कर रहा है होम चार्जर्स के, और इनकी सिस्टर कंपनी टाटा मोटर्स, इन्होंने टाइप किए हैं 2 फर्म्स के साथ और ऑयल रिटेलर्स शेल के साथ भी। बेसिकली ये पेट्रोल पंप्स को का भी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको यूज़ करना चाहते हैं और चार्जिंग स्टेशंस बनाना चाहते हैं एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप्स को के नेटवर्क को यूज़ करके, क्योंकि उनकी संख्या ऑलरेडी इंडिया में बहुत अच्छी है और इनका पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़िया है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, hyundai एंड एमजी मोटर्स भी चार्जिंग नेटवर्क प्लान्स जो हैं वो प्रिपेयर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वेदर ये जो बिग प्लेयर्स हैं इनके पास क्रिटिकल मास है कि अप्रिशिएबल डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। जो बल्क ऑफ चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स हैं वो स्टार्टअप्स हैं, एसएमईज़ हैं, बहुत ही छोटी कंपनीज, और ये चिकन एंड एग सिचुएशन है। एक तो मतलब चिकन एंड एग सिचुएशन क्या है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, इसी की वजह से ईवी मार्केट छोटा है, और कुछ लोग कह रहे हैं ईवी का मार्केट छोटा है इसीलिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी छोटा है। तो ये काफ़ी मैं कहूँगा चिकन एक प्रॉब्लम है टिपिकल। एंड 5% एवरेज यूटिलाइजेशन रेट जो है वो हार्डली कोई इंसेंटिव है एक्सपैंड करने के लिए। अगर मेरा मार्जिन अच्छा नहीं होगा, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो मैं चार्जिंग स्टेशन क्यों बनाऊँगा? तो अगर आप रियल इस्टेट देखें, इंडिया में कॉस्ट ऑफ रियल इस्टेट बहुत ही ज़्यादा है सेटअप करने का, और उसके बेसिस पे अगर आप जनरेट नहीं कर पाते हो रेवेन्यू और रिटर्न्स, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? तो जो इकोनॉमिक्स ऑफ चार्जिंग पॉइंट बिजनेस है वो अभी बहुत डल है। बैटरी स्वैपिंग की अगर बात करें, सेम सिचुएशन है। ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी जो ईवीज़ को रख सकती है। तो ओवरऑल बहुत डिफिकल्ट है टू एस्केप द कंक्लूजन कि गवर्नमेंट को ड्राइव करना होगा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, एंड नई पॉलिसीज़ एंड इंसेंटिव्स जो प्रॉमिस किए गए हैं स्पेशली ऑन हाईवेज, ये फुलफिल करने होंगे। तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वो यूनिफाइड नेशनल प्लेटफॉर्म बनाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। और एक थर्ड फेज़ इन्होंने लॉन्च किया है ईवी सब्सिडी स्कीम का, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट्स। तो काफ़ी लंबा नाम है। आई होप कि मतलब कुछ बढ़िया ही हो इसमें। वी हैवंट गॉन थ्रू इट विद डिटेल्स। एंड एलोकेशन 2000 करोड़ की है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें। एंड वी हैव टू सी कि कैसे इकोसिस्टम डेवलप होता है। बाकी तब तक काफ़ी सारे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने ऑलरेडी ईवीज़ में इन्वेस्ट कर रखा होगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू कमेंट कि इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बट येस, इन्वेस्टमेंट्स और बहुत ज़्यादा चाहिए सेक्टर में। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, बट फाइनेंशियली वायबल बनाना होगा। अगर आप चाहते हो कोई पेट्रोल पंप खोले, लेकिन पेट्रोल पंप खोलने पर सिर्फ 1% आप कमा सकते हो, तो पैसे तो मैं एफडी कर दूंगा ना 7% के लिए, राइट? वहाँ कोई रिस्क भी नहीं है। बिजनेस करके इतना बड़ा करके मैं 5% थोड़ी कमाऊंगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे लिए कि मैं एटलीस्ट इतना बिजनेस जनरेट कर पाऊँ चार्जिंग स्टेशन से कि मेरे लिए ये अट्रैक्टिव हो, और ये कहीं ना कहीं करना होगा कंपनीज को एंड गवर्नमेंट को। नेक्स्ट आर्टिकल है AI robots are coming and they will be made in Asia. Over past year, I have noticed कि overwhelming थीम इमर्ज कर रही है जब एशियन टेक लीडर्स देखते हैं कि आगे AI में क्या आ रहा है। एंड एक मार्क्ड डिज़ायर है कि हम चैटबॉट, और ये AI के नाम पे देखिए ज़्यादातर क्या है, चैटबॉट्स बिक रहे हैं एंड ये सब चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं इससे लोग लेवल अप करना चाहते हैं, फिजिकल रियल में इसे लाना चाहते हैं। एंड हमें काफ़ी AI इनेबल्ड हार्डवेयर और रोबोटिक्स देखने को मिलेगा, जो आएगा कहाँ से? एशिया से, ये कहना है राइटर का। Experience that I've been tuning into many executive chats and tech conferences could be best summed up by NVIDIA Chief Executive Officer proclamation. उन्होंने कहा NVIDIA के चीफ ने कि नेक्स्ट वेव ऑफ AI जो है वो है फिजिकल AI, एंड एरा ऑफ रोबोटिक्स फाइनली आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जो चैटबॉट्स और ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं ना, वी आर गोइंग टू गो बियॉन्ड दैट इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड जो नेक्स्ट वेव है ये रहने वाला है फिजिकल रोबोट्स का। हिस्टोरिकली लॉट ऑफ कवरेज जो है रोबोट ह्यूमन इंटरेक्शंस की गई है एशिया में, एंड वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नो ओरिएंटलिस्ट ट्रोप्स पे चलती है, जहाँ पे मतलब रियलिटी से थोड़ा दूर रहता है वो। एंड जो फैक्टर्स हैं जो रीजन को यूनिकली प्राइम बनाते हैं इंटीग्रेट करने के लिए AI को इनटू द फिजिकल वर्ल्ड,
तो अगर आप देखेंगे यूएस लीडर है इस टाइम पे एआई एडवांसेस में, नोबडी इज बीटिंग यूएस। अगर आप देखते हैं सॉफ्टवेयर इंटरनेट रेवोल्यूशन भी सिलिकॉन वैली से है, एंड एआई टेक जायंट्स जितने भी हैं हमारे एशियन टेक जायंट्स, आई एम सॉरी, ये ट्रेडिशनली बहुत अच्छे रहे हैं हार्डवेयर साइड ऑफ थिंग्स में, ना कि सॉफ्टवेयर साइड ऑफ थिंग्स में। तो सिटी ग्रुप प्रोजेक्ट करता है कि करीब 1.3 बिलियन एआई रोबोट्स होंगे ग्लोबली बाय 2035 एंड 4 बिलियन रोबोट्स होंगे 2050 तक, और ये सारे काम करेंगे पार्सल डिलीवरी करने से लेकर के घर के काम। तो मैं यही हम लोग डिस्कस करते हैं कि देखो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब लाते हो तो आप ह्यूमन कह रहे हो आप लाइफ को और स्टैंडर्ड को बेटर करोगे, अरे भाई कैसे करोगे? आप ऐसी चीज़ें ला रहे हो, एआईज़ ला रहे हो जो पेंटिंग कर रहा है, ग्राफिक बना रहा है, हम वो बना लेंगे ग्राफिक और पेंटिंग्स। आप ऐसे ग्राफिक लाओ ना जो ऐसे, सॉरी, आप ऐसे रोबोट्स लाओ ना जो हमारे घर के काम कर ले, राइट? ताकि हम ये चीज़ें बेटर कर पाएँ। तो बेसिकली पेंटिंग, म्यूज़िक और ये सब चीज़ें एआई करे और बाकी सारे काम ह्यूमन बीइंग्स करे। वी डोंट नीड एआई फॉर दैट, राइट? तो यहाँ पे अगर आप चाइना की बात करते हो ना, प्रोग्रेस कितना ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। करीब 78% ऑफ ऑल रोबोटिक पैटर्न्स जो है ना लास्ट 20 साल में, वो चाइना में हुए हैं। जापान एंड साउथ कोरिया करीब 7% एंड 5% शेयर यहाँ पे कमांड करते हैं, एंड यूएस का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% है। तो जो डोमिनेंस है ना एशियन रोबोटिक्स का, बहुत ही स्ट्रांग रहा है, एंड शेयर क्वांटिटी ऑफ पैटर्न्स रहे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, अगर आप देखोगे अब इनके पास लीड ऑलरेडी आ चुकी है। तो बहुत सारे सोसाइटल फैक्टर्स भी हैं जो सजेस्ट करते हैं कि जो इम्प्रेंस ऑफ एआई रोबोटिक्स इट मेक सेंस। रिसर्चर्स ने जापान को अगर आप देखोगे तो ग्लोबल लीडर मानते हैं उन्हें, डिप्लॉइंग टेक्नोलॉजीज दैट अडॉप्ट ऑटोमेशन, और अपने एजिंग पॉपुलेशन को भी ये कन्फ्रंट कर सकता है, एंड श्रिंकिंग वर्कफोर्स को भी। तो एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर अगर आप देखते हैं कपल्ड विद हार्डवेयर, वो डेवलप किए जा रहे हैं और इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं अक्रॉस ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, जैसे वाइट कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स, एग्रीकल्चर, सर्विसेज। तो बहुत सारी यूएस इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी डरती हैं कि रोबोटिक्स जो है ना वो लिवलीहुड कहीं ना कहीं छीन लेगा। इन एशिया एक टेंडेंसी है टू वेलकम ऑटोमेशन क्योंकि पीपल शॉर्टेज है। तो ये दिस इज़ ऑलरेडी प्लेइंग आउट। अगर आप देखोगे स्मॉल स्केल पे स्पेसिफिकली बहुत क्रिएटिव वेज में, शेंजन स्टार्टअप है वो एआई रोबोट्स यूज़ कर रहा है मील कुक करने के लिए। एक टूल है अनवील किया गया है जापान के फुजित्सु में अक्टूबर में। वो टीचेज नो अ परफॉर्मेंस आर्ट जो 14 सेंचुरी का एक 14 सेंचुरी का एक परफॉर्मेंस आर्ट है, एंड अंडर प्रेशर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्हें टेक्निक्स पता है कि वो एक्चुअली इस ट्रेडिशन को कैरी कर सकें। तो यस, ऑलरेडी लोग अडाप्ट कर रहे हैं अपने वे ऑफ लिविंग में रोबोट्स को एशियन कंट्रीज़ में। एंड अगर आप रीजन को देखें तो ये यूएस के पीछे है एआई में, लेकिन काफ़ी अच्छी ग्रेट सक्सेस दिखाई है प्रैक्टिकल और मार्केट एप्लीकेशंस में फॉर द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एल्सवेयर। जापानीज टेक एंटरप्रेन्योर्स की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो बहुत अच्छे रहे हैं। सोनी ग्रुप ने परफेक्ट किया था कंज्यूमर रेडियो आफ्टर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी वॉज इन्वेंटेड इन यूएस। तो अगर आप देखेंगे तो टेंडेंसी है कि ओवर हाइप कर देते हैं हम लोग काफ़ी ज़्यादा, राइट? बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, ओवर हाइप कर देते हैं रोल और वैल्यू ऑफ रोबोट्स इन एशियन सोसाइटी, स्पेसिफिकली वेस्टर्न रोबोटिक रिपोर्टिंग में। लेकिन रियलिटी जो है वो काफ़ी नुआंस्ड है। एंड इनका कहना है राइटर का कि मुझे अभी भी मिलना बाकी है किसी के रियल पर्सन से जापान में जो एक्चुअली सिंटो एनिमिज्म से टाई रखता है और बिलीव करता है, एम्ब्रेस करता है ऑफ रोबोट्स। तो जो माउंटिंग रिसर्च है वो सजेस्ट कर रहा है कि एल्डर केयर रोबोट्स एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी आगे बढ़िया हो सकते हैं, एंड दे हैव नॉट बीन वर्थ द कॉस्ट। लेकिन यस, कॉस्ट के टर्म्स में इतने ज़्यादा महंगे हैं और फीचर्स के टर्म्स में इतने अच्छे नहीं हैं। एंड जितने भी एल्डर केयर रोबोट्स हैं इनकी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा उल्टा काम करना पड़ जाता है इनको रख के। तो जो सेवरल हाई प्रोफाइल रोबोटिक वेंचर्स है जो उन्होंने लॉन्च किया है वो उन्होंने कर्टेल किया है कहीं ना कहीं इस टाइप की इस कैटेगरी के रोबोट्स को। तो अगर आप एआई को देखें कि एक कैटलिस्ट बन सकता है स्पेसिफिकली इन्वेस्टर्स एंड कंपनी लीडर्स जहां इंक्रीजिंगली सर्च कर रहे हैं प्रैक्टिकल एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस फॉर टेक्नोलॉजी, जो सिर्फ चैटबॉट्स एंड छोटे मोटे जो ये चीज़ें अभी चल रही हैं इसके बियॉन्ड जाए। एंड मासायोशी सन विजन फंड को हेड करते हैं, $100 बिलियन फंड है। एंड टोक्यो में उन्होंने कहा कि ही इज़ पैशनेट अबाउट एआई रोबोटिक्स, एंड जो इनका फेवरेट कार्टून है एस्ट्रो बॉय, यू कांट जस्ट हैव मसल, यू हैव टू हैव इंटेलिजेंस। तो उन्होंने कहा कि राइटर का कहना है कि मैं स्केप्टिकल हूँ कि हम एआई रोबोट्स का राइज देखेंगे एवरी न्यू ईयर पे, लेकिन दे आर कमिंग, एंड वो आएंगे कहाँ से? एशिया से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, एंड यू कैन ड्रॉप अ लाइक ऑन द वीडियो एज वेल। थैंक यू।